अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आयशा नूर और आप सबको वेलकम बैक कहती हूँ अपने उर्दू नॉवेल्स रीडिंग चैनल पर। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे मेहरुन्निसा शाहमीर का नॉवल बख्त। लेकिन आज के एपिसोड शुरू करने से पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि इसी तरह आपको फ्यूचर में भी मेरी वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की एपिसोड ऑफ बख्त। रात के 8 बज चुके थे। हाले अपने कमरे में बैठी नोट्स बना रही थी। उसने जर्द शॉर्ट शर्ट के साथ वाइट ट्राउजर पहन रखा था। पास बैठी महरमा किसी किताब के मुताले में गर्क थी। हसन सोफे पे आड़ा तिरछा लेटा था। यूसुफ साहब ने रात के खाने पे भी हाले को बुलाना चाहा, लेकिन वो शाइस्तगी से इनकार करके अपने कमरे में चली आई थी। हेलो अंडे की जर्दी। हसन की तपा देने वाली आवाज़ सुन के वो बुरी तरह झंझलाई थी। क्या है हसन गुलाम, क्यों चैन से नहीं बैठने दे रहे कहीं? तुम चाहते क्या हो आखिर? मैं बाबा के पास जाऊंगी अब शिकायत लेकर, पढ़ने नहीं दे रहा यहाँ कोई। वो आधे घंटे से यूं ही हाले को तपा रहा था। मैं तो बस ये पूछ रहा हूँ हारून भाई कैसे हैं आप? पिछले आधे घंटे से तुम यही तो पूछ रहे हो। और अब अगर मेरे इस कीमती जोड़े की वजह से तुमने मुझे अंडे की जर्दी बुलाया तो इस पर कटी का नंबर बाबा को दे आऊंगी। वो बाकायदा उंगली उठा के उसको वार्न करती बोली थी। अच्छा ठीक है, नहीं कहता कुछ, बस तुम मुझे 10,000 दे दो, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। वो जैसे एहसान करने वाले अंदाज में कह रहा था। मेहर माँ को जैसे उन दोनों से गर्ज ही नहीं थी। वो संजीदगी से अपने काम में मगन थी। मुझे लगता है तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया है। कोई वजनी पत्थर तो नहीं गिरा सर पे? शक्ल तुम्हारी 10 रुपए वाली नहीं है और यहाँ तुम इसे 10,000 लोगे? क्या मेरे माथे पे पागल लिखा है जो अब तुम्हें पैसे दूंगी? पिछली बार तुम्हारी मदद की थी, उसका जुर्माना अब तक भुगत रही हूँ। निकलो यहाँ से, शाबाश। वो उसको उंगली से बाहर निकलने का इशारा करती बोली थी, लेकिन हसर पे कोई खातिर ख्वाह असर नहीं हुआ था। ठीक है, जैसा तुम चाहो। मैं फिर अम्मा के व्हाट्सएप पे उनको मिधत बाजी की मेहंदी की पिक्स भेजने लगा हूँ, जिसमें अपने वो पिंक दुपट्टा पहन रखा है जो कि अम्मा ने आपके जहेज के लिए रखा था। क्या कहती हैं प्यारी आपा? वो दिल जलाने वाली मुस्कुराहट के साथ बोला था। तुम मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो? हाले को यकीन नहीं आया था। उफ, तुम दोनों बाहर दफा हो जाओ, पढ़ने दो मुझे। महर ने किताब से नजरें उठाए बगैर उन दोनों को डपटा था, लेकिन वो दोनों भी सदा के ढीठ थे। कोई असर ही नहीं लिया। नहीं, कोशिश नहीं कर रहा, मैं तुम्हें धमका रहा हूँ। वो एक एक लफ्ज पे जोर देते हुए बोला था। आप ही, आप देख रही हैं झींगे को? ये मुझे धमकी दे रहा है। मैं इसको आज जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आप इसको निकाल दे बाहर, वरना आज से आपका एक ही भाई होगा, सफीर सुल्तान, बस। भगो मत हाले, सोच समझ कर बोला करो। जो मुंह में आता है बस बोल देती हो। दफा हो जाए दोनों यहाँ से, दोबारा नजर ना आना मुझे। मेहर माँ किताब को फेंक के चीखते हुए बोली थी। हाले तो हैरान नजरों से बस उसको देख के रह गई थी। उसे लगा था उसकी बहन ने हसन के मरने की बात पे इतना रिएक्ट किया। वो नहीं जानती थी कि उसने खुद के मारे जाने पे ऐसा रिएक्ट किया है। अभी, आई एम सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था। आप ओवर रिएक्ट कर रही हैं। वो अपनी हैरानी छुपाती बामुश्किल बोली थी। हाले, मैं कहती हूँ दफा हो जाओ यहाँ से। वो फिर चिल्लाई थी। हसन हाले के बाजू को पकड़कर तकरीबन घसीटता हुआ वहां से ले गया था और अपने कमरे में ले जाके उसको अपने बेड पे बिठा दिया था। खुद वो उसके साथ बैठ गया था। हाले अब भी बेयकीन थी। क्या ये मेहरमा थी? काम, पुरसुकून, हमा वक्त मुस्कुराने वाली, बड़ी से बड़ी बात को भी पुरसुकून अंदाज में डील करने वाली। वो तो आज तक हाले पे चिल्लाई नहीं थी। और ऐसा भी क्या हो गया है आज? आप ही को गुस्सा आ गया होगा हाले, तुम टेंस मत हो, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी सुबह तक। फिलहाल तुम उनके पास मत जाना, ख्वामुखा बात बढ़ेगी। रिलैक्स रहो। तुम, पानी लाओ तुम्हारे लिए। वो थोड़ी देर पहले वाले हसन से बिल्कुल मुख्तलिफ लग रहा था। उसकी आंखों में अपनी बहन के लिए फिक्र थी। मैं ठीक हूँ, तुम जाओ बच्चों को देखो। उसकी रंगत मुतगैर हो गई थी। उसको बहुत बड़ा शौक लगा था। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यही हूँ मैं अम्मी को बुला के लाऊं? उसको अपनी उम्र के मुताबिक यही हाल सूझा था। छोड़ो, वो भी सोई हैं, उनको डिस्टर्ब मत करो। तुम विंच भी फिलहाल मेरे को अकेला छोड़। मैडा हाँ पिया वेंदा है। आई एम सॉरी गाइस, मेरी मेरी सराय की
थोड़ी सी अच्छी नहीं है, तो शायद प्रोनाउंसिएशन खराब है इसकी। तुम जाओ फिलहाल, मुझे अकेला छोड़ दो, मेरा दिल बैठा जा रहा है। मैं नहीं जाऊंगा कहीं भी, इधर ही हूँ तुम्हारे पास। वो जिद्दी लहजे में बोला था और फिर आराम से हाले का सर अपने कंधे से लगाया था। हाले को उसके कंधे मजबूत लगे थे। वो उसका भाई था, उसका माँ जाया। मैंडी भीड़ तो मैंडा सा है। ओ मैंडी बहन तू, मैंडा सा है। मेरी बहन तो मेरी सांस हो, वो मोहब्बत से बोला था। हसन के कमरे से जरा दूर अगर महर के कमरे में जाएं तो वह सर हाथों में दिए नीचे फर्श पे बैठी थी। उसके चेहरे पे मलाल था, भूरी आंखों में तासुब था। वह कैसे अपने बहन भाइयों से ऐसे बात कर सकती है। रात का सारा गुबार उसने हाले पे निकाल दिया था। पछतावा शदीद था। लेकिन हाले कैसे सफ़ीर को उसका भाई बोल सकती है? क्या वो बस इतनी सी बात पे अपनी बहन को डांट सकती है? वो अपनी सोचों में गर्क थी जब उसको सफ़ीर की कॉल मौसूल हुई। उसने बेदिली से कॉल अटेंड की थी, जबकि दूसरी तरफ वह हशाश पशाश सा था। क्या कर रही हो कज़न? कुछ नहीं, बस बैठी हूँ। वो लहजे को नॉर्मल रखती बोली थी। तो फिर क्या ख्याल है, खाना खाया जाए साथ? मैं खा चुकी। वो अब भी बेदिल थी। कॉफ़ी के बारे में क्या ख्याल है? उसने हार नहीं मानी थी। जैसा आप चाहें। वह थके थके से अंदाज में बोली थी। सफ़ीर की बात वो नहीं टाल सकती थी। उसको अंदाज़ा हो गया था। तो बुलाओ अपनी बहन को भी और आ जाओ बाहर, मैं गेट पे खड़ा हूँ, जल्दी आना। वो लाइन डिस्कनेक्ट कर चुका था। महर माँ थके थके कदमों से हसन के कमरे की जाने बढ़ गई थी। सुजान मंजिल को यूं ही छोड़कर अगर शाहिद बिला में कदम रखो तो हारून शाहिद का कमरा वैसा ही बोझल था। बेटा हारून, क्या बात हुई तुम दोनों की? नवाल हारून के सरहाने बैठी उसकी बालों में उंगलियां चलाते हुए पूछ रही थी। शाहिद साहब भी उसके पास ही बेड पे बैठे फिक्रमंदी से अपनी अकलौती औलाद को देख रहे थे। उसकी सुरमई आंखें अब भी सुर्ख और सूजी हुई थीं। हारून ने ये आंखों का रंग अपने बाप से चुराया था। पप्पू आपको कॉल करके मना कर देंगी, आप खामोशी से इनकार सुन लीजिएगा। वो बज़ाहिर नॉर्मल सा बोला था, लेकिन उसकी आंखों की अजियत उसके बाप ने देख ली थी। अरे ऐसे कैसे इनकार करेंगे? हमने रिश्ता मांगा हुआ है, कोई आज की बात नहीं है। ये 2 साल पहले से बात कर चुके हैं हम। और तुम कल तक तो उसके इश्क में दीवाने हुए जा रहे थे। आज ऐसा भी क्या हो गया? क्या कह के गई है वो? सच सच बताओ। नवाल गम और गुस्से से बोल रही थी। पापा, प्लीज़ उनसे कहें बस कर दें, मुझे तकलीफ़ हो रही है। उसने जैसे अपने बाप से इल्तिजा की थी। वो उठ के उसके पास आकर बैठ गए थे। हारून भी उठ के बैठ गया था। पापा, आपको याद है जब मैं छोटा था तो आप मुझे वक्त नहीं देते थे। मैं शुरू से ही शिद्दत पसंद हूँ, ये तो सब जानते हैं। मैं जब जब रोता था या तोड़ फोड़ करता था तब आप मेरे पास आ जाते थे। मम्मा मेरा ख्याल रखती थी। मुझे लगा आपकी तवज्जो पाने का यही तरीका है, और मैं हर दूसरे दिन यही सब करने लगा। आप भी मुझे वक्त और प्यार देने लगे, और मामा ने भी अपनी एक्टिविटीज़ कम कर ली। मैं खुश हो गया, सब अच्छा जा रहा था। लेकिन फिर वो रुका, फिर कहना शुरू किया। आप हैदराबाद चले गए, मुझे अच्छा नहीं लगा, और मैंने वही सब शुरू कर दिया। तब फूफो ने मुझे मुझे समझाया कि बेटा पापा को तंग ना करो, उनका काम ही ऐसा है। मेरी वजह से आपका हर्ज भी होता है, ये भी बताया उन्होंने, और कहा बड़ों की बात माना करो और सब्र किया करो। मैंने बड़े गौर से सुनी उनकी बात और पूरा एक हफ्ता सब्र से आपका इंतज़ार किया। बड़ों की बात मानने को कहा गया था। मामा की हर बात मानी मैंने। मानी थी ना मामा? वो रुक के अपनी माँ की तरफ गर्दन मोड़े मासूमियत से पूछ रहा था। हाँ मेरी जान, तुमने मानी थी, मेरी हर बात मानी। वह नम आंखों से भीगे लहजे में बोली थी। और फिर आप वापस आ गए। मैं बहुत खुश हुआ। आप हमें घुमाने ले गए, और तब मुझे वो साइकिल पसंद आई। वो इस्तेहज़ाइया सा हंसा था। आपने बोला मैं ले दूंगा, और मैंने मान ली आपकी बात। मैंने किया सब्र, पप्पो की बात मान ली। लेकिन आप नहीं दिला सके। तब मुझे पप्पो और आपकी सब बातें झूठी लगने लगी। मुझे लगा अगर मैं आइंदा भी चुप रहा तो इस साइकिल की तरह सब कुछ मुझसे दूर हो जाएगा। मेरे सारे प्यारे, आप, हाले, मामा, सब दूर हो जाएंगे मुझसे। काश आप उस दिन मेरी बात मान लेते तो मैं सारी ज़िंदगी भिखारी नहीं बना रहता। मैं भी अपनी इज्जत करता पापा, मैं खुद को मुकाम देता। लेकिन आज, आज मैंने अपना भरम रख लिया है। मम्मा, मैं भिखारी नहीं बन सका, मैंने वक़ार रख लिया। मोहब्बत को जाने दिया। मोहब्बत वैसे भी जा चुकी थी। मैं कैद नहीं कर सकता था। कैसे करता कैद? मोहब्बत तो जज्बा है, इंसान तो नहीं, कोई परिंदा तो नहीं। इसलिए जाने दिया। उसका जाना मेरे दिल को मार गया है। लेकिन मैं भीख नहीं मांगूंगा। हारून शायद भिखारी नहीं बनेगा मामा। हारून शायद अपनी इज्जत करेगा।
وقار کو محبت میں فوقیت دے گا؟ وہ ضبط سے سرخ آنکھیں لیے کہہ رہا تھا۔ نوال اس کو نہیں دیکھ پا رہی تھی، اس لیے روتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ پاپا، کین آئی ہگ یو؟ آئی ایم ان پین۔ وہ جس طرح سے کہہ رہا تھا شاید حسین نے اس کو کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ میرا بیٹا، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم نے اچھا کیا اس کو جانے دیا۔ اب تم مجھ سے نظریں ملا کے بات کر سکتے ہو، اب تم باوقار بن سکتے ہو، تم بھکاری نہیں ہو، تم باوقار ہو میرا بچہ۔ پاپا، میرا دل دکھ رہا ہے، بہت تکلیف ہو رہی ہے، برداشت نہیں ہو رہا مجھ سے، میں کیا کروں؟ وہ رو رہا تھا، بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کے۔ میں اس کے آگے جھکوں گا نہیں، میں بھیک بھی نہیں لوں گا محبت کی، میں اپنا وقار بھی رکھوں گا، لیکن میرا یہ دل ٹوٹ گیا ہے، میں اس کا کیا کروں؟ میں جب جب اس کے منہ سے سفیر کا نام سنتا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے کوڑا مارا ہو، بہت درد ہوتا ہے، بہت زیادہ۔ وہ کہیں سے بھی 24 سالہ لڑکا نہیں لگ رہا تھا، وہ 1-2 سال کے بچے کی طرح روتے ہوئے اپنے باپ کو جیسے کوئی شکایت کر رہا تھا۔ پاپا، اللہ مجھے صبر دے گا نا؟ اس نے اپنے باپ سے الگ ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ بہت زیادہ صبر دے گا وہ تمہیں، تم سو جاؤ ہارون، تمہیں آرام کی ضرورت ہے، وہ اس کو لٹاتے ہوئے بولے تھے۔ ان کا بیٹا اعصاب کا کمزور تھا، بچپن سے وہ ذرا ذرا سی باتوں کو دل سے لگا لیتا تھا، اور کئی دن یا تو اس بات سے اداس رہتا یا پھر غصہ کر کے یا چیزیں توڑ کے اپنی ناراضگی کا ظاہر کرتا۔ آج اپنے بیٹے کو اس حالت میں دیکھ کے ان کو لگا تھا کہ ہارون تو کبھی بڑا ہوا ہی نہیں، وہ تو اندر سے وہی ڈرا سہما سا بچہ ہے، جیسا کہ اپنے جڑواں بھائی کی موت کے بعد تھا، بالکل ویسا۔ آج ان کو یہ 24 سالہ ہارون ایک بار پھر وہی 10 سالہ ہارون لگا تھا، جس نے اپنی ایک غلطی کی وجہ سے اپنے بھائی کو کھو دیا تھا۔ وہ تب بھی اتنا ہی ڈرا اور سہما ہوا تھا جیسے کہ آج۔ کاش ہارون شاید سے وہ غلطی نہ ہوئی ہوتی۔ حالے، باہر آ جاؤ، سفیر انتظار کر رہا ہے ہمارا۔ مہر ماں کمرے کے دروازے سے جھانکتے متوازن لہجے میں بولی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں میرون کلر کی شال تھی، لہجہ ایسا تھا جیسے ابھی تھوڑی دیر قبل ان کے درمیان کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ حسن دونوں کو باری باری دیکھ رہا تھا، جبکہ حالے چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، اور جب بولی تو اس کی آواز سر دی۔ میں نہیں جاؤں گی، آپ نے جانا ہے تو جائیں۔ اس نے کوئی ایسی بات بھی نہیں کی تھی جو آپ ہی کو اتنا غصہ آ جائے۔ تم چاہتی ہو میں معافی مانگوں؟ وہ بازو سینے پہ لپیٹے سکون سے بولی تھی۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، میں نہیں جاؤں گی مطلب نہیں جاؤں گی۔ اسی وقت حسن چپکے سے اٹھ کے الماری سے اپنی شرٹ نکال کے باتھ روم میں گھس گیا تھا۔ مہر اپنی اسی پرسکون انداز میں قدم قدم چلتی اس کے قریب بیڈ پہ بیٹھ گئی تھی۔ حالے نے رخ موڑ لیا تھا۔ "I'm sorry and I mean it." اس کے لہجے میں معذرت تھی۔ اس نے نرمی سے حالے کا بازو پکڑ کے اس کو کھڑا کیا تھا، ہاتھ میں پکڑی شال اس کے کندھوں پہ پھیلائی تھی۔ حالے گویا بت بن چکی تھی۔ تبھی حسن باتھ روم کے دروازے سے نمودار ہوا تھا۔ اس نے اب دوسری شرٹ پہن رکھی تھی، بال سلیقے سے بنے ہوئے تھے۔ میں تو تیار ہوں، چلیں؟ دونوں نے گھور کے اس کو دیکھا تھا۔ کیا مطلب؟ میلو ڈرامہ ختم نہیں ہوا ابھی تک؟ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ کڑوے کریلے، تم کس خوشی میں تیار ہو کے آئے ہو؟ تمہارا ولیمہ ہے جو یہ آچھی گلابی شرٹ پہن کے گھومنے نکلے ہو؟ آلے کمر پہ ہاتھ رکھے دانت کچکچاتے ہوئے بولی تھی۔ لیکن یہ تو پنک ہے ہی نہیں، یہ تو پیچ کلر کا شیڈ ہے۔ ہاں، لاڈ صاحب سے غلطیاں نکلوا لو۔ اچھا بس بس، چلو اب سفیر جم گیا ہوگا باہر، مہر نے بیچ بچاؤ کرواتے ہوئے کہا تھا، اور آگے بڑھ کے حالے کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ وہ اپنی بہن کا بڑا ہوا ہاتھ نہیں چٹک سکتی تھی، یہ طے تھا، اور جب وہ معاف کر دیتی تھی تو بس کر دیتی تھی۔ دل میں بغض اور انات کو جگہ دینے والوں میں سے نہیں تھی وہ۔ اس کا ماننا تھا کسی کو معاف کرو تو دل سے، اور اتنے خلوص سے کرو کہ جب اس کو معاف کر دو تو دل میں کوئی میل نہ بچے، اور اگر بچتا ہے تو اس کو معاف کرنے کی اداکاری بھی نہ کرو۔ تھوڑی دیر بعد وہ سلطان منزل سے باہر آ گئے تھے۔ مہر نے گھر میں پہلے ہی بتا دیا تھا۔ باہر نکل کے انہوں نے سفیر کو کار کے بونٹ پہ بیٹھے دیکھا، وہ موبائل پہ کچھ دیکھ رہا تھا۔ ان کو دیکھ کے نیچے اتر آیا تھا۔ اس نے بلیک ٹی شرٹ کے ساتھ بلیک ہی پینٹ پہن رکھی تھی۔ وہ سادہ سے حلیے میں بھی حالے کے دل کو دھڑکا گیا تھا۔ وہ تینوں بھی گاڑی کے پاس آ گئے تھے۔ مہر فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کے اندر بیٹھ گئی تھی۔ حسن اور حالے پچھلی سیٹ پہ چلے گئے تھے۔ جب بھی سفیر کے ساتھ انہوں نے کہیں جانا ہوتا تھا، مہر آگے ہی بیٹھتی تھی۔ ایک استحقاق سا تھا اس کے انداز میں، جیسے یہ جگہ اس کی ہی ہے۔ وہ کبھی معراج شمس حتیٰ کہ یوسف سلطان کے سامنے بھی آگے بیٹھنے سے نہیں ہچکچائی تھی۔ آج بھی وہ اسی حق کے ساتھ سفیر کے ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھ چکی تھی۔ بہت بہت مہربانی آپ دونوں کی، جو باہر نکلنے کی زحمت کی، بندہ ناچیز کو اپنی آمد کا شرف بخشنے کا شکریہ۔
वो जले कटे लहजे में बोला था। मैं तो कब का तैयार था भाई, ये उन दोनों ने ही देर लगाई है, अपने मेकअप के चक्कर में लिखवा लें, आप 2-2 किलो मेकअप तो जरूर थोपा होगा। क्यों भाई, क्या कह रहा है ये? सफीर ने मुस्कुराहट जब्त करते हुए पूछा था। बच्चे हमारे लिए बना है तो हमने ही लगाना है ना। तुम्हें चाहिए था तो बता देते, तुम्हारे भी गालों और होंठों पे टिंट लगाती और आंखों पे लाइनर। क्यों लगाना है? महर ने भिगो के मारी थी। हालांकि लबों पे शैतानी मुस्कुराहट आई थी। उसने सर सीट की पुश्त पे टिका दिया था, जैसे कलेजे तक ठंड उतरती महसूस की हो। जबकि हसन तो तिलमिलाता रह गया था, लेकिन कुछ बोल भी नहीं सकता था। हाले की बात अलग थी, लेकिन वो महर के साथ अदब के दायरे में ही रहता था। देखो महर, ये बहुत ही पर्सनल अटैक था। मेरे छोटे भाई पे कुछ तो ख्याल करो यार। उसको देखो गौर से और बताओ भला, वो जितना मर्जी मेकअप कर ले, शक्ल तो वही रहेगी ना, छीले हुए आलू जैसी। सफ़ीर भी कहाँ बाज रहा था, और बस हाले के अंदर की बड़ी बहन जाग चुकी थी। खैर अब ऐसी भी कोई बात नहीं, इतना हैंडसम है मेरा भाई, उसको क्या ज़रूरत मेकअप की। और छीला हुआ आलू बस मैं ही कह सकती हूँ और कोई नहीं। हाले ने गोया ऐलान किया था। हसन की आंखें चमक उठी थीं। अम्मा सही कहती थीं। हाले हसन की दूसरी माँ है। वो बिल्कुल देसी माँओं की तरह हर वक्त हसन के खाने पीने सेहत का ख्याल रखती, लेकिन उसको जलील करना भी अपना फ़र्ज समझती। लेकिन जो ही कोई भी उसके सामने या उसकी पीठ पीछे हसन के बारे में कुछ कहता, वो उसका दिफा करने पहुंच जाती। अच्छा बाबा नहीं कहते कुछ आपके भाई को? ये बताएं क्या खाएंगे आप सब? सफ़ीर को हाले की ये आदत बहुत पसंद थी कि वो आम लड़कियों की तरह हर बात पे हाँ में हाँ नहीं मिलाती थी, बल्कि अपना मौक़िफ़ पेश करके अगले को लाजवाब करती थी। आइसक्रीम खा लेते हैं, महर की तरफ से जवाब आया था। जो भी आप सब खाना चाहें बता दें, ट्रीट मेरी तरफ से है। अगर ये ट्रीट आपके वापस आने की खुशी में है तो आप हमें टरखाने की कोशिश मत करें, हाले बोली थी। अरे नहीं, वो ट्रीट कर सही मुझ पे। ये तो बस वैसे ही तुम सबके साथ वक्त गुजारने के लिए है। वो ये नहीं कह सका कि बस तुम्हारे साथ वक्त गुजारने के लिए। चले फिर पिज़्ज़ा खिला दें और ब्रोस्ट। हसन ने अपनी पसंद बताई थी। नहीं, मुझे तो स्प्रिंग रोल्स और फ्राइड चिकन खाना है, हारे ने भी फरमाइश की थी। और महर तुम? जो आप खिला दें। महर ने कंधे उचकाए थे। तुम खुद बताओ ना, जाहिर है कुछ तो फेवरेट होगा तुम्हारा भी। देखो हसन और हाले ने भी अपनी पसंद बताई है, अपनी राय देखना सीखो लड़की। सफ़ीर नॉर्मल सा बोला था, जबकि महर माँ के चेहरे पे साया सा लहराया था। चाची ने तो कहा था कि सफ़ीर को वो लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं हैं जो हर बात पे अपनी राय देती रहें। बच्चों के लिए बीफ बर्गर ले आएं। हसन ने उसकी मुश्किल आसान की थी। हाँ ठीक है, यही ले आएं, वो बुझे दिल के साथ बोली थी। थोड़ी ही देर में वो चारों शहर के एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में बैठे खाना खा रहे थे। उन तीनों के लाख मना करने के बावजूद सफ़ीर उनको यहाँ ले आया था। कराची का ऐसा कोई रेस्टोरेंट शायद ही हो जहाँ हाले और हारून ने खाना न खाया हो। कोई ढाबा, कोई कैफ़े ऐसा नहीं था जिसका हाले को पता ना हो। घर का खाना तो वो शाज़ो नादिर ही खाती थी। वो अपनी सारी पॉकेट मनी, सारी सेविंग्स या तो खाने पे उड़ाती या डायमंड्स पे। खाना और डायमंड्स उसकी कमज़ोरी थे। वो अच्छा खाना खाने के लिए घंटों का सफ़र करना भी बर्दाश्त कर लेती थी। सफ़ीर को भी जब कोई बिजनेस डिनर अरेंज करना होता या किसी दोस्त को खाना खिलाना होता, वो हाले से ही राब्ता करता, और आज तक कभी मायूस नहीं हुआ था। जबकि मैं हैरान सब चीज़ों से बहुत दूर थी। उसे घर का खाना और घर में रहना ही पसंद था। रहा सफ़ीर तो उसको खाना खाने से ज़्यादा खिलाना पसंद था। वो जब भी इस्लामाबाद से वापस आता, हाले लाजमी ट्रीट लेती, और यही हारून और उसका झगड़ा हो जाता। वो हमेशा ही कहता, हाले, तुम्हें 4 घंटे की ड्राइव पे भी कहीं खाना खाना हो तो मुझे बताओ यार, हम दोनों जाएंगे। मैं लेके जाऊंगा। तुम उस सफ़ीर को क्यों बोलती हो? मैं मर गया हूँ क्या? मुझे कहो, मैं तो तुम्हें कभी मना नहीं करता, फिर क्यों करती हो ऐसा? तुम्हारे पास अगर इतने ही पैसे हैं तो जाके किसी यतीम खाने को दान कर दो। मुझे नहीं ज़रूरत तुम्हारी मेहरबानियों की। चचेज़ाद है मेरा, लूंगी ट्रीट। आज तुम उस चचाजाद के आगे भाई लगाना भी शुरू कर दो तो मेरे दिल को करार आ जाए। उस रेस्टोरेंट में भी वो हारून के साथ आ चुकी थी, और यहाँ का खाना उसको ज़्यादा पसंद नहीं आया था, लेकिन सभी को ये जगह पसंद थी। सो वो खुद पे जबर करके बैठी थी। उसे हारून शिद्दत से याद आ रहा था। आज पहली बार था जब वो लोग उसके बगैर आए थे। हर दफ़ा वो साथ आता था। सभी से लाख इख्तलाफ सही, लेकिन हारून उसको अकेले तो मर के भी ना जाने दे। हालांकि हसन और महर भी हमेशा साथ ही आते थे, लेकिन हारून के लिए वो फिर भी अकेली ही थी। आप ही, आप नहीं खा रही तो मैं खा लेता हूँ ये भी। हसन का नादीदापन उसको हाल में खींच लाया था।
हाँ बेटा, पेट की प्यास ने तुम्हें आप बोलना भी सिखा ही दिया। तुम्हें तो मैं सही खिलाती हूँ। ज़रा हाथ तो लगाओ ना मेरी प्लेट को। आया बड़ा। खुद भी तो नहीं खा रही। हारून भाई के ख्यालों में गुम है और पेट की प्यास नहीं भूख होती है। वो मुंह बनाकर बोला था। उन दोनों की लड़ाई को एंजॉय करता सफ़ीर हसन की बात पे ठटका था, जबकि महर खामोशी से अपनी प्लेट में चम्मच चला रही थी, जैसे उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता किसी चीज़ से। क्या मतलब? हारून को क्यों याद करेगी ये इस वक्त? वो पूछ ही बैठा था। हर दफ़ा ये हारून भाई के साथ आती है ना, इसलिए। हसन ने जवाब दिया था। हारिन ने सफ़ीर का मूड ख़राब होते देख लिया था। जाहिर है वो हर जगह हमारे साथ नहीं आ सकता। हम कज़न्स हैं, एक घर में रहते हैं। अब क्या कहीं भी जाएंगे तो उसको भी साथ लाना होगा? वो भी मेरा कज़न है, घर का फ़र्द भी और मेरा बेस्ट फ्रेंड भी। आप उसको बेशक साथ न लाएं, लेकिन मैं जहाँ भी जाऊंगी उसको याद करूंगी। आप क्या अब मेरे जहन पे भी पहरे बिठाएंगे? वो इस अंदाज में बोली थी कि महर ने सर उठा के उसको देखा था। हाले, सफ़ीर का ये मतलब नहीं था। तुम गलत समझी हो। वो बस ऐसे ही बात कर रहे थे। नहीं महर, इसको मत टोको। ये वाकई सही कह रही है। मेरी भी गलती है। हारून को पूछ लेना चाहिए था मुझे। ऊपर से वो बीमार भी है। सुबह तुम्हें यूं ही छोड़ने जाऊंगा तो उससे भी मिल लूंगा। ओके? वो सेकंड्स के अंदर खुद पे कंट्रोल कर चुका था। सुबह देखेंगे। वो लापरवाही से बोली थी। हसन और महर तो बस उसको देख के रह गए थे। सफ़ीर भी खामोश हो चुका था। थोड़ी देर बाद वो लोग खाना खा चुके थे, सो घर की तरफ रवाना हो गए थे। सफ़ीर ने दोबारा हाले से कोई बात नहीं की थी। घर तक का सफ़र खामोशी से गुजरा था। घर पहुंचकर सब अपने अपने कमरों की तरफ बढ़ गए थे। रात के 12 बज चुके थे जब हाले किचन में अपने लिए कॉफ़ी बना रही थी। वो कॉफ़ी बनाकर जैसे ही किचन से बाहर निकली थी, उसको सामने फरवा खड़ी दिखाई दी। ये शाही सवारी इस वक्त किधर से आ रही है? वो अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल नहीं रख पाई थी। वैसे तो इस वक्त मेरा कोई मूड नहीं किसी जवाबी हमले का, लेकिन मेरे मुंह लगे बिना आपको भला नींद कहाँ आएगी? तो मैं आपको बता ही देती हूँ कि ये शाही सवारी आपके वली अहद शहजादा सफ़ीर के साथ खाना खाने गई थी और थोड़ी देर पहले ही लौटी है। उसकी आंखों में एक अलोही सी चमक थी, उसके लहजे का मान। हाँ, यही मान उस वक्त फरवा को ठटका ठटका था। बात सुनो लड़की, सफ़ीर भाई बोला करो तुम। 9 साल बड़ा है वो तुमसे। अब कोई बच्ची नहीं हो तुम जो उसको नाम से पुकारती हो। अच्छा, तो ये बात है। फिर तो मैं आपको बताती चलूँ कि ना ही मेरा दीन और ना मेरे मुल्क का कानून उनको मेरा भाई बनाता है। और रही आप, तो सारा घर जानता है हाले सुल्तान आपकी कितनी सुनती है। वो उनको तपाते हुए बोली थी। ये 3-4 साल पहले तक तो तुम्हें दीन और कानून भूला हुआ था। अब अचानक कैसे याद आ गया? तब तो तुम उसको भाई बुलाती थी। तब मैं बच्ची थी, मासूम सी कम उम्र सी नन्ही कली। अब ये काम करने लगा है। वो उंगली से अपनी पेशानी पे दस्तक देती कह रही थी। उसने मुझे गौर व फिक्र करना सिखाया और जब मैंने तहकीक की तो मुझे इल्म हुआ। वो 2 कदम आगे आके उनके कान के पास झुकी थी कि सफ़ीर मेरा भाई नहीं है। वो एक एक लफ्ज़ पे जोर देती बोली थी और उनके करीब से गुजरती ऊपर की तरफ चली गई थी। पीछे फरवा पैर पटकती रह गई थी। वो बिल्कुल नगीन की तरह जहर उगलती थी। उन्होंने एतराफ़ किया था। वो अपने घर के छोटे से बागीचे में घास पर बैठी थी। पहले ये घास बहुत घनी थी, लेकिन जब से उमर ने वो छोटी सी साइकिल ली थी, उनके बागीचे की घास उजड़ के रह गई थी। उमर का जब दिल करता वहां से घास को अपने छोटे छोटे हाथों से तोड़ता, एक शॉपर में जमा करता, उस शॉपर को साइकिल पर लटकाता और सीधा नफीसा के पास पहुंच जाता। ले अम्मा, आज का सौदा ले आया हूं मैं। वो बिल्कुल साथ वालों के सरमत की तरह बोलता, जैसे सरमत अपनी माँ को सौदा लाके देता था। उमर बिल्कुल उसी तरह नफीसा के महबूब बागीचे की घास तोड़ के लाता। वह 1000 दफ़ा कह चुकी थी कि उनको सौदा नहीं चाहिए, वो खुद जाके ले आएंगी। लेकिन उमर ने गोया ना सुनने की कसम खा रखी थी। अब तो 3 दिनों से वो घास भी नहीं लाया था। वो घास पे हाथ फेरते हुए सोच रही थी। उनकी बचपन की सहेली जरीना उनके साथ ही घास पे बैठी थी। नफीसा, तुम परेशान मत हो, उमर ठीक हो जाएगा। वो उनके घुटने पे हाथ रखती बोली थी। और वो केस, उसका क्या करूं मैं? जरी अधूरा छोड़ दूं? उस लड़की को इंसाफ की उम्मीद दिलाई है मैंने। उसके बाप से वादा कर चुकी हूं मैं। उसके माँ के आंसू मुझे सोने नहीं देते। और वह लड़की की 40 दिन तक मुख्तलिफ लोगों से हवस का निशाना बनती रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो 10 दरिंदा सिर्फ इंसान ये देखना चाहते थे कि इस लड़की का होने वाला बच्चा इन 10 लोगों में से किसका होगा। मैं उस बच्चे को क्या जवाब दूं? तुम केस मत छोड़ो। देख लो, शायद उम्र का इलाज पाकिस्तान में ही हो जाए।
हैदराबाद के एक डॉक्टर को उमर की रिपोर्ट दिखा चुकी हूँ, कोई भी राजी ही नहीं होता इस केस में हाथ डालने को। कराची और इस्लामाबाद में भी मोहसिन देवर बात कर चुका है, लेकिन बेसूद। अमेरिका के एक सर्जन हैं, मोहसिन के दोस्त हैं, उन्होंने हामी भरी है सर्जरी के लिए। वो चाहते हैं अगले महीने तक आ जाऊं मैं उमर को लेकर, लेकिन मैं क्या करूं, कैसे जाऊं? उमर ने मुझे आजमाइश में डाल दिया है। वो वाकई परेशान थी, उनकी स्याह आंखों में तकलीफ थी। तो क्या करोगी अब तुम? क्या तुम उमर को गोद लेने में पछता रही हो? अल्लाह ना करे मैं कभी उम्र के होने पे पछताऊं। बस मैं खुद को बिल्कुल बेबस समझ रही हूँ। इस वक्त मैं बहुत मजबूत हूँ, लेकिन उम्र की बीमारी मुझे तोड़ रही है। कोई भी माँ अपने बच्चे की बीमारी नहीं देख सकती। ये उसके लिए सबसे मुश्किल चीज़ होती है। मैं जब जब उम्र को देखती हूँ ना, जब जब उसको तकलीफ होती है, मेरा जी चाहता है मैं सारी दुनिया अपने बेटे पे कुर्बान कर दूँ। बस कोई उसकी ये तकलीफ दूर कर दे। उसकी बीमारी मुझे खाए जा रही है, मैं क्या करूँ? नफीसा, तुम ये केस छोड़ दो, उमर को लेके अमेरिका चली जाओ। ज़री ने वो बात कह दी थी जो अभी तक वो खुद से भी नहीं कह पा रही थी। और वो लड़की, उसका क्या होगा? तुम जानती तो हो ये कितना हाई प्रोफाइल केस है। इसमें मुलविस लोग कोई आम लोग नहीं हैं। कोई आईजी का बेटा है तो कोई मेजर का, कोई एमपी का भतीजा है तो कोई किसी बिजनेस टाइकून का भांजा। मैं गरूर नहीं कर रही, लेकिन ये बताओ क्या कोई और वकील है इस शहर में जो ये केस लेगा? इन 10 लड़कों ने मिलकर 40 दिन तक एक लड़की के साथ ज्यादती की है। उस लड़की के माँ बाप से मैं वादा कर चुकी हूँ उनसे कि मैं ये केस किसी सूरत नहीं छोड़ूंगी। क्या क्या नहीं किया उन लोगों ने इस केस को ख़त्म करने के लिए। उस बच्ची की माँ को माजूर कर दिया, उसके बाप की नौकरी ख़त्म करवा दी। उनकी इज्जत दो कौड़ी की नहीं रही इस माशरे में। ऐसे में उनके पास बस एक ही चीज़ है, एक ही फिक्रा है, जिसकी खातिर वो ये सब बर्दाश्त कर रहे हैं। इंसाफ। बस एक यही लफ्ज़ उनकी उम्मीद है। मैं ये भी छीन लूँ? बताओ नजरी मैं क्या करूं? तुम तस्वीर का एक रुख देख रही हो, मुझे दूसरा रुख मैं तुम्हें दिखाऊं। वो आम सी सूरत वाली मुखलिस औरत रसान से बोली थी। उन्होंने उमर को स्कूल से निकलवा दिया, तुम्हारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज करवा दिए। रोज जब तुम कोर्ट जाती हो तो उनके भेजे हुए गुंडे तुम्हें हरासा करते हैं। आधी रात को तुम्हारे घर के शीशे तोड़ जाते हैं। जब तुम बेकरी से सामान लेने के लिए उतरती हो तो तुम्हारी गाड़ी को बीच सड़क पे जला दिया जाता है। कोई भी डॉक्टर तुम्हारे बेटे का इलाज नहीं करता। वो दर्द से तड़पता रहता है, लेकिन कोई डॉक्टर उसको एक पेन किलर देने को तैयार नहीं। अगले हफ्ते तक तुम्हारे घर में खाने का सामान भी खत्म हो जाएगा और तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं होंगे कि तुम उम्र का इलाज और घर का राशन साथ में मेंटेन कर सको। नफीसा ने उसकी बातों पे कर्ब से आंखें मींच ली। आंसुओं का एक गोला था जो गले में अटक गया था। लेकिन नहीं, मेरी दोस्त, तुम केस मत छोड़ना। ये ज़रूरी है उनको इंसाफ दिलाना, बहुत आसान है, बहुत सस्ता। एक ही कीमत है उसकी, बस एक कीमत। वो बहुत पुरसुकून से नॉर्मल लहजे में बोल रही थी। क्या बताओ, मुझे क्या कीमत है? नफीसा को एक मोहम सी उम्मीद नजर आई थी। उमर की मौत, बस यही कीमत है इस केस को जीतने की। और नफीसा को लगा था जरी ने उनके दिल को मुट्ठी में ले लिया हो। जरी, तुम्हारी जबान न मफलूज हुई? ये सब कहने से पहले शर्म आनी चाहिए थी तुम्हें। तुम इतनी आसानी से मेरे उम्र के लिए ऐसे लफ्ज कैसे इस्तेमाल कर सकती हो? मैं पिछले एक महीने से तुम्हें मोहब्बत, नरमी, प्यार हर अंदाज से समझा चुकी हूँ नफीसा। लेकिन तुम्हारी सुई एक ही जगह अटक गई है। केस क्या होगा? क्या तुमने ये सोचा है उम्र का क्या होगा? मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम्हारा आईना। मैं वही बात करूंगी जिसमें तुम्हारा फायदा हो, तुम्हारी भलाई हो, तुम्हारी खुशी हो। और ये सब कुछ बस एक इंसान से जुड़े हैं, उम्र। लेकिन ठीक है, अगर तुम फिर भी कुएं में कूदना चाहती हो तो ठीक है, मैं साथ कूदूंगी। जो भी तुम्हारा फैसला है मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम दो चीज़ें साथ साथ नहीं कर सकती। केस या उम्र में से किसी एक चीज़ को चुनना पड़ेगा। वैसे मुझे एक बात बताओ, अगर उमर तुम्हारी सगी औलाद होता, क्या तुम तब भी इसी तरह सोचती रहती या फिर 1 मिनट के अंदर फैसला करती? जरी की बातों पे नफीसा ने जख्मी नज़रों से उसको देखा था। उनकी आंखों में दर्द था, बेबसी थी। क्या था जो उस वक्त उस मजबूत औरत की आंखों में नहीं था? मैं ये केस नहीं छोड़ सकती। मैं पाकिस्तान के एक एक शहर में जाऊंगी, एक एक अस्पताल में उम्र की रिपोर्ट्स लेकर जाऊंगी। कोई तो ऐसा डॉक्टर होगा जो मेरे उम्र का इलाज करेगा। कोई तो होगा जिसको अपने फ़र्ज से मोहब्बत होगी। मैं हार नहीं मानूंगी। उम्र मेरी कमज़ोरी नहीं है, वो मेरी ताकत है। और एक बात और, अगर उम्र की जगह मेरी सगी औलाद होती, तब भी मेरे लिए फ़ैसला लेना इतना ही मुश्किल होता जितना अब है। क्योंकि जिस पेशे से मैं मुंसलिक हूँ वो बहुत मुकद्दस है। उसका तकद्दुस मेरे लिए हर चीज़ से ज़्यादा अहम है। वो ये कहती उम्र के कमरे की जाने बढ़ गई थी।
जबकि ज़री वहीं उसी आधी उजड़ी घास पे बैठी रह गई थी। अगली सुबह बहुत ही गर्म तलो हुई थी। सूरज तो जैसे अपने तमाम हिसाब बेबाक करने को था। हाले अपने कमरे में खड़ी बाल ब्रश कर रही थी। उसने सफ़ेद लंबी कमीज के साथ सफ़ेद ही ट्राउज़र पहन रखा था, जबकि सब दुपट्टा गले में झूल रहा था। स्याह आंखों में हल्का सा काजल लगा के, पिंक लिप टिंट लगा के वो यूं ही जाने को तैयार थी। जब मुलाजमा ने उसको दादा का पैगाम दिया, वो अपने स्टडी में उसका इंतज़ार कर रहे थे। हाले ने सर हिला के मुलाजमा को जाने का इशारा किया और ख़ुद पे एक आखिरी नज़र डालती मुतमईन सी स्टडी की जानिब बढ़ गई थी। दादा जान की स्टडी हमेशा की तरह नफासत से सेट थी। तीनों दीवारों पे किताबों के बड़े बड़े रैक्स थे। न जाने कहाँ कहाँ से ये किताबें उन्होंने जमा की थीं। उनमें से एक चौथाई हिस्सा हाले और सफ़ीर का दिया हुआ तोहफा थी। अस्सलाम वालेकुम दादा जान, उसने सलाम में पहल की थी। वालेकुम अस्सलाम, कैसा है मेरा बच्चा? ठीक हूँ, आप बताएं। वो अब भी दरवाजे पे ही खड़ी थी। मैं तुम्हें देख के ठीक हो गया हूँ। उनके लहजे में मोहब्बत थी, खालिस मोहब्बत। हाले को अपने रवैये पे बेख्तियार शर्मिंदगी हुई थी, लेकिन ढीठ बनी खड़ी रही। मेरे पास आके बैठोगी नहीं? मुझे कुछ काम है दादा, लेट हो रही हूँ। मुझसे ज़्यादा ज़रूरी हो गए हैं अब तुम्हारे काम? नहीं, आपसे ज़्यादा ज़रूरी कोई नहीं। उसने सच बोला था। फिर ये तिल तिल क्यों मार रही हो मुझे? किस बात की सज़ा दे रही हो? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती दादा। आपसे ये दूरी मेरे लिए सज़ा से कम नहीं, लेकिन आगे जाके जो ये अज़ियत मिलेगी उसके मुकाबले में ये सज़ा बहुत कम है। कैसी सज़ा? मेरी ज़ात से भला कभी तुम्हें कोई अज़ियत मिल सकती है? ऐसा क्या है हाल है जिसने तुम्हारे ज़हन में खुनास भर दिया है? तुम मुझसे खुल के बात करो। क्या वजह है, ऐसी क्या बात है जो तुम मुझे नहीं बता रही हो? क्यों मुझे चुप की मौत मार रही हो? आपसे मेरी 2 दिन की बेरुखी नहीं बर्दाश्त हो रही। और बच्चों, उनके बारे में कभी सोचा है जिनको इतने सालों से चुपकी मार मारे जा रहे हैं आप? ये तो उनका ज़र्फ है कि कभी उफ तक नहीं किया उन्होंने। आज आपको अंदाज़ा हुआ उनकी तकलीफ़ का। आप अपनी बेटी के खून के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं दादा जान? और अगर आप उनके साथ ऐसा कर सकते हैं तो कल मेरे साथ भी करेंगे। इससे बेहतर है हम दोनों अभी से फासला रख लें, क्योंकि आपको तो नहीं पता, बाद में मुझे बहुत तकलीफ होगी। तुम उसकी वजह से मेरे साथ इस तरह का रवैया रखे हुए थी? तुम उसकी वजह से मुझसे फासला रख रही थी? उसने तुम्हें मुझसे दूर किया? मैं 2 दिन से तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज़ सुनने को बेताब हूँ। सोच सोच के मेरा जहन मफलूज हुआ जा रहा है कि ऐसा भी क्या हो गया कि तुमने मुझसे बात करनी छोड़ दी है। और वजह वो महरमा वहाज है। उनका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था। हाले ने अफसोस से उनको देखा था। वो सिर्फ महरमा वहाज नहीं, महरमा नगीन भी है दादा जान। कभी तो ये वहाज नाम का ठप्पा उसके नाम से हटा के देखें। वो आपकी नगीन का खून है। उसका हक है आपकी मोहब्बत पे। क्यों किसी का हक मार रहे हैं आप? एक बार, बस एक बार उनके सर पे हाथ रख दें। वो आपको मायूस नहीं करेंगी। वो वहाज नहीं बनेगी। वो अब उनके पास रखी कुर्सी पे आके बैठ गई थी। चंद लम्हों तक वो कुछ बोल नहीं सके, और जब बोले तो उनका लहजा एक हारे हुए इंसान जैसा था। मैं उसको जब भी देखती हूँ मुझे वो नगीन याद आती है, जिसको मैंने वहाज की मार की वजह से अस्पताल के बिस्तर पे देखा था। उसके बाजुओं पे नील थे। हाले उसके हाथ इतने खुरदरे थे जैसे किसी मजदूर का हाथ हो। उसकी आंखें, पता है उसकी आंखों में कितना कर्व था? वो बिल्कुल सुर्ख थीं, जैसे पता नहीं कितनी रातों से सोई ना हो। उनकी आवाज़ कांपी थी। उनकी आंखें नम हो रही थीं, लेकिन आज शायद वो बोलना चाहते थे। उसकी गर्दन पे जलने का दाग था। उसका पूरा मुंह सूजा हुआ था। मैंने शायद पहली बार उसको इतने गौर से देखा था। वो चेहरा, नगीन की वो हालत मेरी आंखों में हिफ्स हो चुकी है। मैं इतने सालों में एक बार भी उस चेहरे को भूल नहीं पाया। वो मर गई। मैं उसका आखिरी दीदार भी नहीं कर सका। क्या तुम मेरी अजियत समझती हो? उन्होंने दांत पे दांत जमा के खुद को रोने से बाज रखा हुआ था। उनकी आंखों में बेपनाह अजियत थी। दादा जान, इन सब में आप ही का क्या कसूर? वो उनको इस हालत में नहीं देख पा रही थी, लेकिन अगर आज चुप रहती तो शायद फिर कभी ना बोल पाती। मेरा क्या कसूर है अगर मुझे उस पर प्यार नहीं आता? मेरा क्या कसूर है अगर तुम्हें देख के मेरी रूह तक सरशार हो जाती है? और जब जब उसको देखता हूँ मेरा खून खोलता है। मुझे लगता है किसी ने मेरे दिल पे पैर रख दिया हो। मुझे कभी उससे नगीन की खुशबू नहीं आई। वो मेरे लिए कुछ नहीं है सिवाय एक अजियत के। मैं उसको क्यों देखूं? जब मैं नगीन को आखिरी बार नहीं देख सका तो उसकी औलाद को क्यों देखूं? हाले, एक दुख मुझे नगीन की जुदाई ने दिया है।
दूसरा अगर तुम देना चाहती हो तो ठीक है। यूसुफ सुल्तान हाजिर है। बताओ क्या सजा है मेरी तुमसे मोहब्बत करने की? बोलो ना हाले, एक ही बार मार दो मुझे। वो बेख्तियार अपनी जगह से उठी थी और यूसुफ सुल्तान के सीने से लग गई थी। उसकी आंखें नम हो गई थीं। वो अपने दादा को इस हालत में नहीं देख सकती थी। अगर महर के नसीब में उसके नाना की शफकत और मोहब्बत थी तो उसको मिल जाएगी, लेकिन वो अब अपने दादा जान को कोई दुख नहीं देगी। उसने फैसला कर लिया था। आई एम सॉरी दादा जान, मुझे आपसे ये ऐसा रवैया नहीं रखना चाहिए था। आई लव यू। मैं दोबारा कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगी। मैं कभी आपसे दूर नहीं जाऊँगी। आपको कभी हर्ट नहीं करूँगी। वो रोते हुए दादा जान के सीने से लगी कहे जा रही थी। दादा जान ने चंद लम्हे उसको महसूस किया था। एक सुकून था जो उन्होंने अपनी रगों में उतरता महसूस किया था। बस मेरा बेटा, अब बस कर दो, इतना मत रो। हाले बेटा बस। चंद लम्हे बाद वो उसके सर को चूमते मोहब्बत से कह रहे थे, लेकिन वो टस से मस ना हुई। अरे नहीं, जरा देखो तो तुम्हारा मेकअप खराब हो गया है। उन्होंने अपना आखिरी हरबा आजमाया था। अल्लाह अल्लाह, क्या वाकई? उसने झटके से सर उठाया था। उफ, आपने इमोशनल कर दिया। मैं इसको फिक्स करने जा रही हूँ। क्या ज्यादा ही फैल गया है काजल? उसने जाते जाते मुड़ के देखा था। नहीं, इतना भी नहीं। तुम तो हर हाल में हसीन हो, बिल्कुल नगीन की तरह। हाले ने बस मुस्कुरा के उनको देखा था और दरवाजा खोल के बाहर निकल गई, लेकिन सामने खड़े वजूद को देखकर बुरी तरह ठटकी थी। बच्चों, आप कब आई यहाँ? वो अपनी हैरत छुपाती बमुश्किल बोली थी। नरगिस, मुलाजमा ने कहा था, अब्बा ने कहा है मैं कॉफ़ी लेकर स्टडी के दरवाजे पे खड़ी रहूं जब तक तुम और अब्बा अंदर हो। जब तुम जाओगी तब वो मुझे अंदर बुला लेंगे। हाले, उन्होंने नहीं बुलाया यार। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी आंखें सुर्ख थीं, पपोटे सूजे हुए थे। ट्रे में रखे कॉफ़ी के मग अपनी बेकदरी पे मातमे कना थे। आपने कुछ सुना है? क्या उसको ये पूछने की ज़रूरत थी? मुझे इसलिए तो बुलाया गया था हाले। वो चाहते ही यही थे कि मैं सब कुछ सुनूं। उन्होंने मुझे इसलिए बुलाया था ताकि मुझे याद दिला सकें कि मैं किसकी औलाद हूँ, मेरा खून कौन सा है। मैं उस शख्स की बेटी हूँ जिसने अब्बा की महबूब औलाद को तकलीफ दी थी। मेरा ये गुनाह नहीं माफ़ हो सकता। चाहे मैं नमाज़ें पढ़ूँ, तहज्जुद अदा करूँ या ज़मज़म से धुल के आ जाऊँ, मेरा खून नहीं बदल सकता। मैं मैं न जाने किस गुमान में जी रही थी कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हाले कुछ ठीक नहीं होगा। आज मुझे यकीन हो गया है। मैं हमेशा बाप की मोहब्बत के लिए तरसूंगी। मैं कभी अब्बा की मोहब्बत नहीं हासिल कर सकूंगी। पता है क्यों? क्योंकि ये मेरे बख्त में नहीं है, और ये एक ऐसी चीज़ है जिसे मैं नहीं लड़ सकती। उसके आंसू मुतवातर बह रहे थे। हाले के पास कहने को कुछ नहीं बचा था। वो इस सबको फिक्स करना चाह रही थी, लेकिन ये मसला तो मज़ीद बिगड़ गया था। वो अभी आपको बुला लेंगे। आपको गलत लगता है कि उन्होंने आपको ये सब सुनाने के को बुलाया था। उसने तसल्ली देनी चाहिए थी। हाले, इन मग्स में देखो क्या है। उसने एक बेतुका सा सवाल किया था। कॉफ़ी है बच्चों, मैं देख चुकी हूँ। ब्लैक कॉफ़ी है ये, और अब्बा को इससे सख्त चिढ़ है। वो मुझे कभी नहीं बुलाएंगे हाले, कभी नहीं। कम अज़ कम इस ज़िंदगी में तो कभी नहीं। वो दुख से कहती ट्रे उसी तरह उठाए जाने को मुड़ गई। पीछे से हाले ने अफसोस से उसको देखा था। सब उसकी वजह से हुआ था। पछतावा बहुत शदीद था। वो अपने कमरे में ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी अपने चेहरे को मुख्तलिफ जावियों से देख रही थी। कभी चेहरा दाएं हाथ मोड़ती तो कभी बाएं। कभी चेहरे को ऊपर उठाकर अपनी गर्दन पे हाथ को हाथ से छूती तो कभी आंख के नीचे पड़ने वाले हलकों को उंगलियों के पोरों से महसूस करती। उनकी ये कार्रवाई पिछले आधे घंटे से जारी थी। शम्स सामने सोफे पे किसी फाइल को देखते हुए बैठे कई बार उनको भी देख चुके थे। अब उनका सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा था। परवाह, बस भी करो। आधा घंटा हो गया है तुम्हें यहाँ बैठे हुए। ऐसा भी क्या नया है तुम्हारे चेहरे में जिसको तुम देखे ही जा रही हो? मुझे लग रहा है मेरे हल्के बढ़ते जा रहे हैं। और ये ठोड़ी को देखो गौर से। यहाँ से स्किन लटकने लग गई है। देखो जरा। वो अब उनकी तरफ घूम गई थी। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। तुम्हें तो ख्वाब खा का वहम होता रहता है। पिछले महीने ही तो सर्जरी करवाई थी तुमने। अब ये नया शोशा। वो सख्त बेजार नजर आते थे। मुझे पता है तुम्हें जो तकलीफ उठ रही है, लेकिन तुम फिक्र मत करो। तुमसे पैसे नहीं लूंगी। मेरा बेटा आ गया है। अब तुम अपने बाप और भाई की खैरात अपने पास रखो। वो अब दोबारा आईने की तरफ मुतवज्जे हो चुकी थी।
जिसे तुम खैरात कह रही हो, वो मेरे खून पसीने की कमाई है। वो मैं कमाता हूँ, मेरा बेटा कमाता है। ना मैं भाई से मांग कर खाता हूँ, ना बाबा से। दिन रात गधों की तरह काम करता हूँ मैं। और इसी काम की वजह से तुम ये हर आए दिन सर्जरी और पता नहीं कौन कौन से ट्रीटमेंट करवा रही होती हो। अच्छा, इतने ही काबिल हो तो आज तक क्यों नहीं मिला तुम्हें पावर ऑफ अटर्नी? वो तो आज तक भाई साहब के पास है। एक छोटे से छोटे काम के लिए तुम्हें क्यों इजाज़त लेनी पड़ती है? क्या तुम अपनी मर्जी से कंपनी का गार्ड भी बदल सकते हो? तुम्हें तो उसके लिए भी भाई साहब की इजाज़त दरकार होगी। क्यों? सही कहा ना? वो अंदर तक झुलसा देने वाली मुस्कुराहट के साथ बोली थी। अगर तुम्हें याद हो तो कुछ अर्सा कबल बाबा ने पावर ऑफ अटर्नी मुझे दे दिया था। उन्होंने अपना दिफा किया था। अच्छा, ऐसा हुआ था क्या? वो सोचने की अदाकारी करने लगी। ओह हाँ, याद आ गया मुझे। बिल्कुल तुम्हें ये पावर मिली थी, लेकिन 2 महीने बाद ही बाबा ने तुम्हें जलील करके ये पावर फिर से तुम्हारे भाई को दे दी थी। और मैं बताऊं क्यों? क्योंकि तुम्हारी एक गलत डील की वजह से कंपनी को करोड़ों का नुकसान हुआ था। बाबा तो तुम्हें कंपनी में घुसने भी नहीं देते थे। और तब किसने बचाया था तुम्हें? किसने बचाई तुम्हारी साख? मैंने। मेरे इस अजीम दिमाग ने, मेरी अकल ने बचाया तुम्हें। मैंने वो सारी बात मेरे बेटे के सर डाल दी थी। और वो ये मानने पे मजबूर हो गया कि ये उसने किया है। उसने बाबा के सामने कबूल किया कि उसकी गलती थी। और सफ़ीर को तो यूसुफ सुल्तान का कत्ल भी माफ़ है। मैंने और मेरे बेटे ने बचाया है तुम्हें। वो अपने सीने पे उंगली से दस्तक देती कह रही थी। इसलिए अब तुम अपनी काबिलियत की किसे मुझे तो मत ही सुनाओ शम्स सुल्तान। वो नखवत से कहती रुख मोड़ गई थी, जबकि शम्स चंद लम्हे बेबसी और खिफ़्फ़त से उनको देखते रहे। और फिर सर झटक कर एक बार फिर उसी फाइल की वर्क गर्दानी में मसरूफ़ हो चुके थे। उनकी आंखें फाइल पे जमी थीं, लेकिन दिमाग वो कहाँ था? तो आज के एपिसोड को हम इसी जगह पे फिनिश करते हैं। इसी पॉइंट से आगे भी इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे फ्यूचर में। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अभी तक की स्टोरी पसंद आ रही होगी। अगर ऐसी बात है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आइंदा मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।